हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। कैनेमेटिक्स 1D, कैनेमेटिक्स 2D कंप्लीट करा दिए हैं। वेक्टर और ये सब पूरा इसी चैनल पे अपलोड है, जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन कैसे पढ़ते हैं, कैसे इस चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करना है। देखिए लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन पहले फोर्स पे डिपेंड करता है। फोर्स 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 कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स होता क्या है? पुश और पुल वाला फोर्स नहीं, समझ में आया ना? पुश और पुल वाला फोर्स नहीं। अब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, अब हम लोग कौन सा फोर्स पढ़ेंगे? विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वो फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक टेबल पे, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी नहीं यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो इसी को कहते हैं फोर्स, जो किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दे, उसको फोर्स करते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में समझना है तो पुश और पुल, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। तो फोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो। बैलेंस फोर्स, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वो फोर्स जो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को ना चेंज करे, जो जैसा है वैसे ही रहने दे, उसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। अब दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। कोई इतना बेसिक से पढ़ाएगा नहीं आपको, ये क्लास 9th में ये सब पढ़ा चुका है। तो 9th से हम 11th में आते हैं। 9th का जो कुछ सिलेबस है ना, वो 11th से मैच खाता है, समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब जिसका चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, आइदर स्पीड और डायरेक्शन, कोई भी चेंज हो, अगर स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, उसको अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस फोर्स में आता है आपका मोमेंटम आता है और मोशन आता है। मोशन मोशन हम पढ़ा चुके हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, उसको जाके आप देखिएगा इसी चैनल पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हद बेसिक से पढ़ा है मोशन क्या है, और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बारे में अब यहाँ पे बताएंगे नहीं आप लोग को। अब मोशन में आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझ में आया? इतने पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा कि लॉज ऑफ मोशन होता क्या है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे आता है, और ये भी अनबैलेंस फोर्स में ही मोमेंटम आता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है ये सब पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब इतना बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस में आता है? आपका फोर्स में। कौन से फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब मोशन। मोशन मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें कितने होते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। और फर्स्ट लॉ में क्या बात होती है? इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दो टाइप के इनर्शिया होते हैं, इसके बारे में भी लिखवाएंगे। और जो सेकेंड लॉ होता है, इसी पे पूरा बेस हमारा चैप्टर है, इस पे और इस पे, मोमेंटम और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे हमारा चैप्टर पूरा डिपेंड है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस तरीके से हमको स्टार्ट करना है। बैलेंस फोर्स जो कि स्टेट और रेस्ट को, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी ना चेंज करे, और अनबैलेंस मतलब जिसमें चेंज हो जाए। अब इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, ये तो बैलेंस है। अगर यहाँ 5 न्यूटन लगे, 5 न्यूटन, और इधर 10 न्यूटन लगे, तो इधर की तरफ, तो ये अनबैलेंस हो गया। इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो हमारा पूरा चैप्टर अनबैलेंस फोर्स पे है। अगर वो बैलेंस हो जाएगा तो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई ही नहीं होगा। समझ में आया? वो रेस्ट में बैलेंस है तो क्या है, क्यों अप्लाई करना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसी पे डिपेंड करता है। किस किस पे? मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में पढ़ना। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ना है। इसको लिख लीजिए, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, नोट डाउन कीजिए जल्दी। इतने बेसिक से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है क्या है। और तब ना हम लोग जानेंगे पुली ब्लॉक और भी सिस्टम जो होता है, पुली ब्लॉक सिस्टम, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ, उस पर कैसे, पूरा हद बेसिक से पढ़ाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? पहले इतना नोट करिए।
चलिए इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में पहले बता दे रहे हैं। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया इनर्शिया है प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। कॉमन एग्जांपल में कि जैसे कि आप सोए हुए हैं, ठीक है, सोए हुए हैं, एक मिनट, आप सोए हुए हैं, आपको सुबह उठना है, उठा रहा है कोई, आप उठना नहीं चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। आपका बॉडी किस में है? रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट। वो आप कोई एक्सटर्नल फोर्स आके आप पे अप्लाई हो रहा है कि उठो उठो, आप उठना नहीं चाह रहे हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, आपको बीच में ही अगर रोक दे तो बहुत गुस्सा आएगा। तो आप क्या हैं? यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं, अगर उस चीज़ पे, अगर आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो इनर्शिया क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। तो इनर्शिया का मतलब समझ में आया कि जैसे कि आपका मन नहीं है तो भी जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है। और इनर्शिया किस पे डिपेंडेंट है? मास पर। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना मास रहेगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ में आया? मास डिपेंडेंट है। इनर्शिया किस पे है? मास डिपेंडेंट है। तो इनर्शिया कितने टाइप का होता है? दो। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, देख लें, नोट हो रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई भी, मान लीजिए एक कप है, कप के ऊपर एक क्लॉथ डाला हुआ है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। तो जब भी इस कप को टेबल पर रखा हुआ है और ये क्लॉथ है, जब इस क्लॉथ को कस के पुल किया जाता है, ठीक है, पुल किया जाता है, तो ये कॉइन इस कप के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कि जो चीज में रेस्ट में रहना चाहता है वो रेस्ट में रहेगा, तो रीजन भी देना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर कोई आदमी रेस्ट में है तो क्यों नहीं उठना चाहता है? क्योंकि ड्यू टू दिस इनर्शिया ए बॉडी एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और ड्यू टू इनर्शिया ए बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू कंटिन्यू एट मोशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल तो यहाँ दे दिया है। बस में आप जब भी बैठते हैं, ठीक है, बस में बैठे हैं, तो बस जब भी अचानक से ब्रेक अप्लाई करती है, सडन ब्रेक अप्लाई करती है, तो आप क्या होते हैं? आगे की तरफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर वाला बॉडी, आपका अपर साइड, क्योंकि जो अपर पार्ट होता है वो मोशन में होता है, तो किसका रीजन लेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन का। ड्यू टू इनर्शिया ए बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन टेंड टू कंटिन्यू एट मोशन, मोशन में रहना चाहता है, और जितना मास रहेगा उतना इनर्शिया अप्लाइड ज्यादा होगा। ये किसका है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में आता है इनर्शिया। ठीक है,
और न्यूटन फर्स्ट लॉ का और भी एक्सप्लेनेशन है वो पूरा लिखवा रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। ऐसे फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में पहले फोर्स पे गए, फोर्स से फिर अनबैलेंस फोर्स पे आए। अनबैलेंस में आप क्या देखें, मोशन, मोशन और मोमेंटम देखें। मोशन में हमारा यह लॉज ऑफ मोशन, उसमें 3 आते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमारा इनर्शिया आता है। इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टीज है जो कि अपोज करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लाए जाएंगे तो वो अपोज करेगा। और इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखिए 2 है, इसका एग्जांपल बताएं कि अगर कप के ऊपर एक कॉइन रख दे, कपड़े के ऊपर कप रखे, उसके ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कॉइन रख दे तो कपड़े को पुश करेंगे, पुल करेंगे तो कॉइन कहाँ चलेगा, अंदर, कप के अंदर। क्यों, ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट रहना चाहेगा। और जब भी हमारा बस चलता है तो अचानक ब्रेक मारता है तो क्या होता है, हमारा ऊपर वाला पार्ट आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाता है। क्यों, इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ए बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन टेंड टू कंटिन्यू एट मोशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इसी में अगर बैकवर्ड आ रहा है तो उस पर भी पता चलेगा इनर्शिया ऑफ मोशन, कि हमारा ब्रेक मारते हैं तो हम आगे की तरफ चल जाते हैं, और कभी भी इधर टर्न करता है गाड़ी, कार करता है, बस करता है, कुछ भी, तो हम लोग इस तरफ उल्टा साइड मूव करते हैं। क्यों, उसका रीजन यही सब हो, इनर्शिया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ वही है सेम, बस इसका डिफरेंशिएशन दिखा दिए हैं, बता दे रहे हैं क्या है। ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम क्या है, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv, इसका क्वांटिटी होता है। ठीक है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए मोमेंटम समझ में आ गया है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। अब सेकेंड लॉ याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, कैसे याद करेंगे, ध्यान देना है बस हमारी इस फॉर्मूले पे। F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको कैसे करते हैं, नीचे से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं, चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड चेंज द मोमेंटम। फोर्स अगर अप्लाई किया गया है तो क्या चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, फोर्स, मोमेंटम का, तो चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जिधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, तो उसी को कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर से सुनिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, एंड क्या करेगा, चेंज द मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, उसी तरह चेंज कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है
उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये 20 केजी का है और ये कितने 20 केजी, ये 20 केजी का है, 20 केजी और कितने 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो इस पे फोर्स अप्लाई, अगर मान लीजिए कि हम फोर्स अप्लाइड कर दिए इधर की तरफ, ठीक है, तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा और चेंज होने का किधर ये मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, समझ में आया, इधर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए हमारा चेंज कर देगा। ठीक है, सेकेंड लॉ पे ही पूरा बेस है। पहले इतना नोट कर लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the force applied and change in the momentum along the direction of force applied। ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है ये, अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। सेकंड लॉ इसको मिटा दे रहा है, फर्स्ट वाला तो मिटा दे रहा है, ठीक है, इसको मिटा दे रहा है। जितना बता रहा हूं उतना कॉन्फिडेंटली सुनना है। क्या होता है, मैं फोर्स इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, और मोमेंटम में क्या बताया था आपको, P इक्वल टू एम वी, एफ इक्वल टू क्या लिख सकता है, डेल्टा पी ब्रैकेट एम वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, एफ इक्वल टू एम को कांस्टेंट मान रहे हैं मास, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बताया था, लीनियर वेलोसिटी में सब पढ़ा दिया हूं, जाके देखिए इसी चैनल पे अपलोड है, समझ में आया, हद बेसिक से पढ़ाया हूं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसको यहां पे पुट कर सकते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्सेलरेशन का था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ ही होता है, प्रूफ। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको आगे भी पढ़ाएंगे, मगर ये डिफिनेशन लिख लीजिए, आगे आप समझा देंगे अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में। इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ द बॉडी इज जीरो, द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व। मतलब कि मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। नहीं, इसको मान लीजिए रेस्ट पे, ठीक है, बी को मान लीजिए रेस्ट पे। तो अब हमारा पूछा है कि इन वी ए बी का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए मोमेंटम, इसमें कंडीशन लिखते हैं कि एफ एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो मोमेंटम इनिशियल सिस्टम इक्वल टू फाइनल सिस्टम लगाते हैं इसमें। ठीक है, आगे बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, m1
U1 प्लस M2 U2, जितने भी मास रहेंगे उतने, ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2। इसमें कंडीशन भी बहुत सारा अप्लाई होता है, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। इसको मिटाते हैं, इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे, पहले इसको मिटा दे रहे हैं। पहले हम लोग मोमेंटम को अच्छे से समझें, मोमेंटम क्या है। मोमेंटम तो समझ गए, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मोमेंटम आपको हर डायरेक्शन में देगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले मोमेंटम हर डायरेक्शन में देगा तो इसको लिखेंगे m1 v1 i कैप प्लस m2 v j कैप प्लस m1 v k कैप, k कैप से भी निकालते हैं, ठीक है, मोमेंटम। और मान लीजिए कि अगर चेंज ऑफ मोमेंटम दे दिया, चेंज ऑफ मोमेंटम दे दिया, तो फिर कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम दे देगा तो क्या लिखेंगे, 2p साइन थीटा बाई 2, बताए थे ना। साइन थीटा बाई 2, और p को क्या लिख सकते हैं हम, p को 2mv साइन थीटा बाई 2। ये चेंज ऑफ मोमेंटम का है, किसका है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम का निकालने के लिए अगर कोई डायरेक्शन में दे तो डायरेक्शन पे ही ध्यान देना है, पॉजिटिव नेगेटिव विथ साइन लिख लीजिए, विथ साइन, साइन के साथ हम लेंगे मोमेंटम, ठीक है, जब क्वेश्चन में पूछता है चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसी पे अगर मान लीजिए कोई ग्राफ दे दे आपको, ग्राफ दे दे, चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो हम फोर्स अगर निकालने के लिए देगा तो निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम से डेल्टा टी, इसका भी तो निकल सकता है, फोर्स अगर निकालने के लिए दे देगा तो P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाई T2 माइनस P1, ये भी निकाल सकते हैं कि नहीं, निकल जाएगा। चेंज इन मोमेंटम 2p साइन थीटा बाई 2, अब p की जगह mv साइन थीटा बाई 2, और ये निकालने के लिए देगा। अगर मान लीजिए एक ग्राफ दिया f इक्वल टू dp बाई dt का, तो ठीक है, इसमें इस ग्राफ, फोर ग्राफ के लिए तो क्या लेते हैं, इसमें टेन थीटा लेते हैं, ठीक है, फोर ग्राफ, टेन थीटा कैसे आया ये भी बता दे रहे हैं। अगर ये ग्राफ है, ठीक है, ये मोमेंटम है, ये टाइम है, और हमको निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है, तो टेन थीटा कितना होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन टाइम, क्या आएगा, फोर्स आ गया, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, ठीक। अगर ग्राफ दिया हो फोर ग्राफ के लिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और ये जो आपका फॉर्मूला निकला है, ये चेंज ऑफ ये होता है सिर्फ सर्कल के लिए, अभी इंक डाले थे, अभी तुरंत इंक डाले, ये फोर सर्कल, सर्कल या किसी एंगल पे, एनी एंगल,
ठीक है, ये कंडीशन है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मगर हम सब बताएंगे आप लोगों को कैसे। विद साइन लेना है, इसमें ग्राफ के लिए होता है, और इसमें फोर्स फोर्स सर्कल के लिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब किसी एंगल पे एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, इसे बता दे रहा है, इसको मिटा दे रहा है मोमेंटम पे ही। अगर मान लीजिए एक वॉल है, वॉल पे एक किसी एंगल पे आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर इसी एंगल से चला जाएगा क्योंकि कंजर होगा। ये बना थीटा, कभी कभी इससे थीटा बना देगा, इससे दे देगा क्वेश्चन, मगर वाल वाले से कभी नहीं लेंगे, हमेशा नॉर्मल से लेंगे। ठीक है, यहाँ से थीटा ले लिया, तो मान लीजिए कि एम भी से गया, ठीक है, एम भी से गया और एम भी से ही आया 2 बार, तो हम हमेशा स्ट्रेट वाला जिस डायरेक्शन से जाएगा उसी वाला लेंगे, बस ये वाला, ये वाल वाला नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये किसी एंगल पे ले रहा है तो ये एंगल से कोई मतलब नहीं हमको। अगर हम कोई भी बॉल को अगर थ्रो किए वाल पे, अगर मान लिया ऐसे दीवार पे मारे, तो उसी सीधी ना आएगा, उसी डायरेक्शन में ना आएगा, इधर उधर तो भागेगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से सीधे जाएगा सीधा आएगा, बस इतना याद रखिएगा। इसमें सीधा जाएगा सीधा आएगा, हिंदी में लिखना है लिख लीजिए, सीधा जाएगा सीधा आएगा, एंगल से इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे जाता है, अगर मैं इसको ऐसे फेंका तो इसी डायरेक्शन में आएगा, सीधे सीधे हम लेंगे, दुनियादारी से मतलब नहीं है हमको, किसी भी एंगल पे फेंक के दे हमको कोई मतलब ही नहीं है, सीधा जाएगा सीधा आएगा। तो इस वाले पे देख रहे हैं इंक खत्म हो जा रहा है, हमको सीधे जाएगा सीधे वाले से मतलब है स्ट्रेट वाला, मान लीजिए स्ट्रेट वाला, हाँ ये सही लिखा है। स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी दे। ठीक है, ये एम के ट्रिक है, एम के ट्रिक, इसको नोट कर लीजिए। हमको कोई दुनिया से मतलब नहीं, स्ट्रेट लाइन वाला फॉलो करेंगे हम। स्ट्रेट वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, इस बेस वाला एंगल क्या बनता है, क्या बताते हैं बेस वाला, cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, एक बार गया, दोबारा आ गया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम 2 टाइम्स एम भी cos थीटा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब एंगल हमारा इधर से ले, अगर मान लीजिए कि एंगल ये यहाँ से दे दिया, कहीं से भी दिया, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है, हम जो बोले वो कंडीशन को फॉलो करना है, सीधे जाएगा सीधे आएगा, बस वाल वाले में क्वेश्चन में यही होगा, सीधे जाएगा सीधे आएगा। तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इस वाले एंगल से हमको मतलब है स्ट्रेट वाला। तो जब हमारा यहाँ से एंगल बनेगा तो cos थीटा होगा, जब यहाँ से एंगल बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 mv साइन थीटा। ठीक है, 2 केस याद रखिएगा, ये cos थीटा यहाँ से एंगल बनेगा तब के लिए है, और साइन थीटा यहाँ से एंगल बनेगा तब। ठीक है, दोनों को कंडीशन बता दिए हैं, और जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है।
ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन दुनिया का कोई भी क्वेश्चन देगा नहीं यार, जेई मेन एडवांस कुछ भी दे दे, बस हम सीधे क्या सीधे आएगा बस। चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना होगा तो बताए हैं 2mv sin θ/2, बस जो वेलोसिटी में है, जो एक्सेलरेशन में है, जो मोमेंटम में है, सब वही चेंज इन वेलोसिटी लगेगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन सब वही है। 2r cos थीटा sin θ/2, बस और कुछ नहीं लगाना है। और ये m का ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए, सीधे जाएगा सीधे आएगा। बताते हैं वॉल से लगा, इधर से, अरे हमको क्या मतलब है किधर से लगा, बस थीटा हमको बता दो कि वॉल से है, हमको सीधे वाला मतलब है, 2 टाइम गया 2 टाइम आया, बस 2mv sin θ। ठीक है, नोट कर लिए इतना। और एक क्वेश्चन इसी में, ठीक है, क्या होता है F इक्वल टू dp/dt। अगर मान लीजिए इसको हम इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करना पड़े, dp को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इम्पल्स आ जाता है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज, क्या हो जाएगा इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स पर यूनिट टाइम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका इम्पल्स होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ नहीं, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इसको इम्पल्स। तो अगर हम F को dt से इसको ये चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, इसको करेंगे तो आएगा हमारा इम्पल्स जो J टाइप का होता है, ये भी याद रखिएगा इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है, तब हमारा ये इम्पल्स आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इम्पल्स। जैसे कि हमारा बॉल, कोई भी मतलब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बॉल को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो उसमें इम्पल्स चेंज करते हैं, ठीक है। इम्पल्स जितना टाइम आप लगाएंगे अगर उतने, तो आपके हाथ में ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, इम्पल्स की वजह से होता है जब भी बॉल को कैच किया जाता है उसके लिए, ठीक है, क्रिकेट के लिए यूज होता है। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है, फिर आज का लेक्चर इतना ही तक रहेगा। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट किए, ठीक है। इफ द p इक्वल टू 3t क्यूब n प्लस 2t स्क्वायर प्लस t, फाइंड द फोर्स एट टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्स इक्वल टू dp/dt, तो इसको इंटीग्रेशन करना सिखाया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस चैनल पे अपलोड हो गया है। चैनल को अगर वो कर रहे हैं, मतलब उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रो करवाना चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं करवाएंगे भाई, करो, तभी ना सीखोगे। तो इसको इंटीग्रेशन कर दिया 3, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आगे वाला ऊपर वाला पावर आगे आ जाता है, तो कितना है 9t स्क्वायर प्लस 4t का पावर 1 प्लस 1 इन हो जाएगा। और टाइम कितना दिया फोर्स का 2 सेकेंड, तो रख दीजिए 2 सेकेंड, 9 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1, 9 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 1 कितना जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 8 प्लस 1, तो फोर्स कितना आ जाएगा, प्लस करके बताइए, 8 और 6 14 14 15 5 3 4 45 न्यूटन, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको कोई भी क्वेश्चन दे दे कर लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आता है।
इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, मिटा दें। If force equal to कितना मान लिया, t का पावर 2 प्लस t प्लस 1, ठीक है, ऐसी है। फाइंड मोमेंटम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करना कैसे है, बताए थे कि चेंज फाइंड मोमेंटम दिया है तो मतलब चेंज इन इम्पल्स दिया है, तो इंटीग्रेशन है एफ डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिए हैं तो f की जगह लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 ब्रैकेट डी टी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, बताए थे। इंटीग्रेशन कीजिए, ऊपर पावर बढ़ता है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ठीक है। तो ऊपर पावर बढ़ गया, t का पावर 3/3 कितना, 2 का पावर 1, ये चला गया, प्लस t का पावर 2/2, 2 का पावर 1, 1, ठीक है। फिर प्लस 1 बाहर आ गया, t 2, यहाँ पे 0 मान लीजिए, बहुत लंबा चला जाएगा, सब ऐसी मेथड होगा, यहाँ पे 0 मान लीजिए, ठीक है। मोमेंटम p कितना आ जाएगा, p इक्वल टू अपर फिर लोअर रखना है, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 8/3 प्लस कितना हो जाएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो 4/2 प्लस 2, ये आएगा। इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 6, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम 16 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6, 12 × 24, 24 और 16, 24 और 16 0, 40/6 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40/6 kg मीटर पर सेकेंड आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, क्या गिर गया था वही ढूंढना था, ठीक, नोट करिए था, इसको मिटा देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए।
ठीक है, एक वॉल है, यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो फाइंड द मोमेंटम, ठीक है, एक बॉल है, ठीक, फाइंड द मोमेंटम। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे कितना बनेगा, cos थीटा बनेगा, तो क्या हो जाएगा 2mv cos थीटा। 2 मास का, बॉल का मास मान लिए 10 kg और उसका स्पीड मान लिए 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है। 10 इंटू 5 इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2, ये करिएगा 5, कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 50 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से अगर हमको एंगल दिया रहता है तो साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। जितना क्वेश्चन कराए हैं उसको एकदम अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का और भी जगह से, और जितना कंसेप्ट लेना वो जरूर कंसेप्ट दे दिए हैं और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और जितना मैं क्वेश्चन करा दूँ उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।